गुड आफ्टरनून साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का YCT के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स के पेपर को बेसिकली नेशनल इनकम चैप्टर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम में, अलग अलग समय में जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी एक श्रृंखला को प्रसारित कर रहे हैं। हम लोग एक प्रकार से आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आसान बनाया जा सके दोस्तों। और इकोनॉमिक्स दोस्तों, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले से ही बता दिया जाता है कि बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट्स में एक है और लोगों को पहले से ही हाथ पैर अपने खड़े कर देते हैं कि भैया नहीं, समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों, उस तरीके की जटिलता को दूर करने के लिए भी ये एक प्रयास किया जा रहा है जिसमें आप लोगों की भागीदारी बड़ी आवश्यक है दोस्तों। जो लोग सेशन को देखते हैं वो लोग अपने मित्रों तक सेशन को शेयर जरूर किया करें। हमने नेशनल इनकम के 72 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास तक। आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं कि हमारा ये चैप्टर जो क्वेश्चन का है ये आज समाप्त हो जाएगा और इसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज के जो 73 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मार्केट कैप, मार्केट कैप का मतलब है कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं, बाजार पूंजीकरण के बारे में पूछ रहे हैं। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 इकोनॉमीज इज मोर देन इट्स जीडीपी। कह रहे हैं निम्न 4 देशों की अर्थव्यवस्था में से किस एक की मार्केट कैप, निम्न 4 देशों की अर्थव्यवस्था में से किस एक की मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है, उसके जीडीपी से अधिक है। ऑप्शन क्या है? कह रहे हैं यूएसए की, फिर ऑप्शन कह रहा है भारत की, चीन की, जापान की। आपको उत्तर देना है दोस्तों, आपको उत्तर देना है कि क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, जैसे दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैं सिंपल सी बात कहूं, जैसे ये मान लीजिए कि कोई इकोनॉमी, कोई भी ABC कोई कंट्री है और यहां पर एक प्रकार से इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, जीडीपी इसके अंदर प्रोडक्शन को कहते हैं, ठीक है, इस अर्थव्यवस्था के अंदर। और ये चाहे प्रोडक्शन सिटीजन्स के द्वारा किया जाए चाहे फॉरेनर्स के द्वारा किया जाए, मतलब चाहे नागरिक उत्पादन करे चाहे विदेशी उत्पादन करे, समझिएगा, इनके मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। और मार्केट कैप का मतलब होता है कि उत्पादित समस्त जो की वैल्यू जो वस्तुएं होती है उनकी मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू में हम देखते हैं दोस्तों, इसमें जो टैक्सेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। कोई चीज मार्केट में जब आती है तो हम उसमें उसके टैक्स को ऐड कर देते हैं और अगर सरकार जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही होती है तो हम सब्सिडी की कीमत को घटा देते हैं। मार्केट कैप निकल के हमारा आ जाता है। दोस्तों, पूछा है कि निम्न 4 देशों की अर्थव्यवस्था में से किस एक की मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है। तो दोस्तों यूएसए का है। अब देखिए क्यों यूएसए हम कह सकते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा एडवांस्ड इकोनॉमी, सबसे ज्यादा एडवांस्ड इकोनॉमी। एडवांस इकोनॉमी इन द सेंस है दोस्तों, वहां पर उत्पादित हर वस्तु और सेवा की कीमत को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं। जैसे सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक माता के द्वारा उसके बालक का पालन पोषण होता है, उसके पुत्र पुत्री, उसके बेबी का क्या होता है, पालन पोषण किया जाता है। भारत में अगर ये पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है, सपोज करिए अब आपका पालन पोषण आपकी मम्मी पापा ने किया है, तो उसके लिए क्या कोई आपसे वैल्यू ली है या आपके परदादा से, दादा या दादी से कोई उसके लिए कीमत ली है, इनकम ली है कि भैया हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको कुछ पैसा चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आजकल की मेट्रो सिटीज में, भारत की जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं और छोटी भी मेट्रो सिटीज में जिनके पेरेंट्स, सपोज करिए कोई बेबी है, उसके माता और पिता दोनों अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो ऐसी स्थिति में आजकल बेबी के पालन पोषण के लिए क्या आ चुका है, एक मेड, या आप कह सकते हैं डायमा नाम सुना होगा, मेड करके, ठीक है, या फिर बेबी सिटर करके, जो बच्चे को पालने के लिए। आप समझिए, भारत जैसे देश में अभी भी वर्तमान समय में भी जो गांव वाले क्षेत्र है वहां पर इस चीज का प्रचलन नहीं है, मतलब मेड वाला सिस्टम नहीं अभी तक आया। तो कहने का मतलब आप समझिएगा, तो जीडीपी की परिभाषा में मैंने कहा था कि उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। अब मम्मी ने हम लोगों को पाल पोष के बड़ा किया है, मम्मी पापा ने, ठीक है, क्या उनको कोई पेमेंट की गई? नहीं की गई है। तो मतलब ये
जो भारत, चीन और जापान जैसे इकोनॉमीज है, इनकी सबसे बड़ी कमी है। यानी कि जो हमारी जीडीपी का कैलकुलेशन होता है उसमें इन चीजों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि अमेरिका जैसे राष्ट्र में इस चीज की को भी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है कि अगर मम्मी की सेवा के बदले एक बेबी सीटर को लाया जाता है, बच्चे को पालन करने के लिए दाई मां को लाया जाता है, उसको कितना पेमेंट किया जाता है, उसकी इनकम को भी हम क्या करते हैं, जीडीपी में एक्युमुलेट करते हैं। इसीलिए इसका मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटल, वो ज्यादा है उसकी जीडीपी से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा क्या है, 74 नंबर 74 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेबर इन जीडीपी इज लेस ड्यू टू द फॉलोइंग कॉज। कह रहे निम्न कारण से जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। निम्न कारण से जीडीपी, सकल, देखिए यहां पर जीडीपी लिखा है और यहां पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों में डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा। यहां पर एक चीज होगी, आप चाहे इसको यहां पर सकल घरेलू उत्पाद कह लीजिए, घरेलू उत्पाद कह लीजिए इसको, ठीक है, जीडीपी, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इन जीडीपी इज लेस, घरेलू उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। ऑप्शन क्या है, कह रहे प्राइस आर लेस व्हाइल कंपेयर टू वेजेस। कह रहे जो कीमत है वो मजदूरी की तुलना में कम है, मतलब मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है। फिर दूसरा कह रहे हैं प्रॉफिट इज लेस व्हाइल कंपेयर टू द प्राइसेस, कीमत की तुलना में लाभ कम है। अगला ऑप्शन कह रहे हैं प्राइसेस आर लेस व्हाइल कंपेयर टू प्रॉफिट, लाभ की तुलना में कीमत कम है। अगला कह रहे हैं वेजेस आर लेस व्हाइल कंपेयर टू प्राइसेस, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। आपको क्या आंसर समझ में आ रहा है, किस कारण से सकल घरेलू उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम प्रतीत होती है, क्यों, क्या रीजन है? 74 का आंसर करिए। तो दोस्तों अगर हम बातचीत करें, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, कीमतों की तुलना में हमारे यहां पर मजदूरी कम है। और जब कीमत ज्यादा है किसी वस्तु की और मजदूरी कम है, तो इस स्थिति में होता क्या है दोस्तों, इस स्थिति में लाभ बनता है, लाभ मैक्सिमम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लाभ मैक्सिमम होगा तो ये किसको लाभ मिलता है, ये उद्यमी को या निवेशक को, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको एक प्रकार से रिवार्ड देता है, उसको लाभ के रूप में पुरस्कृत मिलता है, पुरस्कार मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 74 का सही होगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्या है, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर 75 नंबर, देखिएगा क्या है 75। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल वेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल वेल्थ, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, राष्ट्र की संपदा में से निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। कह रहे हैं माइंस को, खान को, फिर कह रहे हैं डैम को, बांध को, फिर कह रहे हैं मनी सप्लाई को, मुद्रा आपूर्ति को, और फिर कह रहे हैं पशुधन को, लाइव स्टॉक को। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको नहीं शामिल किया जाता है राष्ट्र की संपदा में। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो जो मनी सप्लाई होती है इसको शामिल नहीं करते हैं, एक प्रकार से किसमें शामिल नहीं करते, नेशनल वेल्थ में शामिल नहीं करते। बाकी माइंस को और बांध को और ये जो पशुधन है, ये इन तीनों को हम शामिल किसमें करते हैं, नेशनल वेल्थ में। अब ध्यान दीजिए मनी सप्लाई के बारे में, तो भारत में जो मनी सप्लाई है उसको मीजर कौन करता है कि मार्केट में कितनी मनी सप्लाई आ चुकी है और ये किस फार्मूले के द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए मापन के लिए बेसिकली एक आरबीआई के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया था 1977 में, और टास्क फोर्स ने 1977 में ही सुझाव दिए थे कि मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए ये कुछ फार्मूले हैं M1, M2, M3 और M4, इसका प्रयोग किया जाए। M1, M2, M3, M4 का प्रयोग किया जाए और क्या किया जाए, और मनी सप्लाई को मापा जाए। दोस्तों चलिए देख लेते हैं M1, M2, M3, M4 क्या होते हैं। अगर हम M1 की बात करें तो M1 कहता है कि करेंसी ऑन सर्कुलेशन, मतलब लोगों के हाथ में जो मुद्रा होती है, जो रुपया सिक्का आपके पास में होता है, जो हाथ में होता है, जो खर्च करने के लिए तुरंत आपको एटीएम जाना नहीं पड़ता है, उसके बारे में जो आपके पास होता है उसको जो ऐड करते हैं M1 में।
और क्या ऐड करते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है मांग जमा, और मांग जमा का मतलब होता है जो बैंकों में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है लोगों का, उसको इसमें शामिल किया जाता है। और इसके साथ साथ हम कहते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, या आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं होती हैं हम उसको इसमें शामिल कहते हैं। और इसको नैरो मनी के रूप में देखा जाता है, नैरो मनी के रूप में इसको देखा जाता है दोस्तों। किसके रूप में, नैरो मनी के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात करते हैं M2 के बारे में। M2 में कहा गया है भैया कि M2 में M1 होगा, मतलब C होगा, फिर क्या होगा, C के बाद आप कह सकते हैं DD होगा, और फिर OD होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि M2 में शामिल होगा डाकघर की जो जमाएं होती हैं, डाकघर की जमाएं जो होती हैं उसको शामिल किया जाता है, डाकघर की जमाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला है M3 के बारे में। तो M3 कहता है दोस्तों कि इसमें M1 शामिल होगा, और प्लस M1 के साथ साथ में यह कहता है कि जो बैंकें होती हैं, बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट होता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें मतलब M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट। और अगला M4 जो है वो M3 कहता है, उसमें होगा M3, और उसके साथ साथ कहता है डाकघर की समस्त जमाएं केवल NSC को छोड़कर, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर, सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका M1, M2, M3, M4 हो गया। आजकल एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 76, देखिए क्या है 76, देखिएगा क्या है। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लीड इंक्लूसिव ग्रोथ। कह रहे हैं कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से किस से समावेशित विकास बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। कह रहे राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, फिर कह रहे ग्रामीण विकास, फिर कह रहे कृषि विकास, और फिर कह रहे हैं कृषकों को पर्याप्त साख। 76 नंबर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती, किससे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो देखिए अगर हम बातचीत करें ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास आपको पता है भारत की पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ द जो हिस्सा होता है वो कहां पर निवास करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसीलिए भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है। अब गांवों का देश कहा जाता है तो अगर ग्रामीण विकास होगा तो मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हिस्से का विकास किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो मतलब इसको शामिल किया जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। दूसरा देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन नहीं करता खाने पीने में, बताइए। कृषि का विकास करेंगे। कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से कुल श्रम शक्ति का लगभग 49% हिस्सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंडेंट है। कितना, 49% ऑफ इट्स लेबर पॉपुलेशन। कुल श्रम शक्ति का 49% हिस्सा किस पर डिपेंडेंट है, कृषि पर। और अगर कृषि का विकास होगा तो मतलब समझिए आप एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिल जाएगा बढ़िया तरीके से कम भरण पोषण हेतु तो उनके लिए क्या होगा, एक स्थायी सुविधा की व्यवस्था की जा सकती है। और कृषकों को पर्याप्त साख। भैया कृषि का विकास करना है, नई नई मशीनरी का इस्तेमाल करना है, तो किसान लोगों को साख उपलब्ध कराना पड़ेगा और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना पड़ेगा। मतलब ये तीनों के तीनों माध्यम हो सकते हैं किसका, एक प्रकार से आप कह सकते हैं समावेशी विकास का। और क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है, तो किससे नहीं की जाती, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। यह जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम बहुत तेजी से बढ़े, बल्कि यह जरूरी है कि इस नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह बहुत अच्छी तरीके से हो। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो, भारत में सभी लोगों को क्या किया जाए, इक्वली रूप से आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने की बातचीत करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन क्या हो गया, 76 का ऑप्शन हो गया ए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 चलते हैं। 77 देखिएगा क्वेश्चन,
बढ़िया क्वेश्चन है 77। और कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया इन 2010 एंड 11, मतलब 2010-11 में ऑन द प्राइसेस ऑफ 2004-5, 2004-5 की कीमत पर पूछा है। कह रहे हैं वर्ष 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पर निम्न में से भारत की प्रति व्यक्ति आय है। भारत की प्रति व्यक्ति आय पूछा है, 2013 का क्वेश्चन है, 2010-11 का डाटा पूछा है। कह रहे 30,525 रुपए, फिर कह रहे हैं 33,626 रुपए, फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं दोस्तों 34,443 रुपए, फिर क्या कह रहे हैं 35,993 रुपया। अब देखिए दोस्तों, उस समय का तो डाटा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं कि डी सही है, 35,993 रुपए। लेकिन अभी का आवश्यक है कि 1.28 लाख रुपए जो है वो भारत की प्रति व्यक्ति आय है। किस पर? चालू कीमतों पर, करेंट प्राइसेस पर, चालू कीमतों पर, ठीक है, करंट प्राइसेस पर। और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहां की है? तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है गोवा की। कितनी है? लगभग 4,56,000 रुपए, ठीक है, ठीक है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहां की? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है आपकी बिहार की। बिहार की लगभग 46 के कह सकते हैं, बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है मात्र 46,000 है दोस्तों, सबसे कम। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, 78 नंबर देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी पब्लिक एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ इन इंडिया ड्यूरिंग 2009 एंड 10। कह रहे निम्न में से कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, मतलब जीडीपी का कितना, क्वेश्चन टफ है, आरओ का 13 का क्वेश्चन देखिए, टफ का मतलब है भाषा कठिन है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि भैया आप स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा खर्च करते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा है और आपको उत्तर देना है। कह रहे हैं कि 0.59%, 1.09%, फिर कह रहे हैं 1.59% और फिर कह रहे हैं 2.09%। 78 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए इसको छोड़िए, आप लोग बताइएगा, तब तक हम आपको थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए विकसित जो राष्ट्र है, डेवलप्ड जो नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित राष्ट्र जो हैं, वो अपनी जीडीपी का 6 से 8 और ये कह सकते हैं 9-10% तक अपनी जीडीपी का पैसा खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर में। इसीलिए वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा। दोस्तों जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा अधिकतम होती चली जा रही। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत में जब क्वेश्चन पूछा गया था तब अपनी जीडीपी का मात्र 1.09% ही खर्चा करता था, मात्र 1.09%। लेकिन वर्तमान समय में कितना पैसा खर्च कर रहा है? वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि भारत अपनी जीडीपी का 1.2 से 1.6% जीडीपी का खर्च कर रहा है। मतलब उस समय के ही रेंज में आज भी खर्चा कर रहा है, मतलब आपको एकदम क्लियर कट कहना, जब तक आपका स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चा बढ़ेगा नहीं, सरकार खर्चा नहीं बढ़ाएगी, तब तक यहां के लोगों का आप एक प्रकार से जो जीवन स्तर है, जैसे भारत में बहुत सारे लोगों को रक्त की कमी होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां केवल घेर लेती हैं इम्यूनिटी गड़बड़ होने की वजह से, और फिर जैसे कोविड जैसा टाइम आया तो भारत में स्वास्थ्य विभाग की कमियां खोल के रख दी सामने। बिल्कुल आपने देखा कि बिल्कुल ऑक्सीजन की, बिल्कुल जीवनदायी हवा की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई भारत में। आप समझ लीजिए कैसी स्थिति है भारत की, और सरकार इस पर कोई कार्य नहीं कर रही है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड योजना चली है और उसका अभी तक ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन हमको कुछ समझ में नहीं आया। चल तो गई थी 2 साल 3 साल पहले के बजट में अनाउंस हो गया था। हालांकि ये भारत की विशेष बात है दोस्तों कि बजट में बहुत पहले अनाउंस कर दिया जाता है और ग्राउंड पर आते आते वही राजीव गांधी जी वाली बात याद आ जाती है कि हम लोग पैसा छोड़ते हैं किसी प्लान के लिए 100 पैसा, किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अगर हम 100 पैसा छोड़ते हैं तो ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते या 25 पैसे या इससे भी कम बचता है। मतलब आप समझिए उसी प्रकार की स्थिति आज भी है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ दोस्तों। कहने के लिए चेंजमेंट है, बाकी कहीं पर कोई
सुधार परिवर्तन नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार आज भी लोगों की नसों में भरा हुआ है दोस्तों। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आपके आसपास कोई सड़क का निर्माण हो रहा हो, बांध का निर्माण हो रहा हो, पुल का निर्माण हो रहा हो, तो उसमें यूज हो रहे मटेरियल को आप देखिए दोस्तों, बस बिल्कुल सी बात है। और ये बिना सरकार की मिली भगत के संभव नहीं है दोस्तों, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम कटाक्ष नहीं कह रहे हैं, बस आपको वास्तविकता से परिचित करवा रहे हैं दोस्तों कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग आपकी वास्तविक इनकम से ज्यादा ऊपर की इनकम के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं कि ऊपरी इनकम आप कितना कमाते हैं। और ऊपरी इनकम का मतलब होता है बेईमानी से, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाई गई इनकम। चलिए, और यहां पर ये सम्मान की बात होती है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी? ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? देखिए जब क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में तब मात्र 10 लाख रुपए थी और इसको 2018 में बढ़ा के कर दिया गया है 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया। अब ऑप्शन देखिए क्या है, 3 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 10.5 लाख रुपया। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर अभी क्वेश्चन ये बनेगा तो आपको उत्तर करके आना 20 लाख रुपया हो गया है। ग्रेच्युटी एक्ट, जो ग्रेच्युटी एक्ट है उसके अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा आजकल 20 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 79 हो चुका है आपकी स्क्रीन पर और 80 पर चलते हैं। 80 नंबर देखिएगा क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। मैंने कल की क्लास में इसके बारे में आपसे चर्चा की थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द जीडीपी ग्रोथ रेट वाज मैक्सिमम ऑन फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइस? निम्न में से किस वर्ष साधन लागत और स्थिर साधन लागत पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की समृद्धि दर थी? सबसे पूछ रहे मैक्सिमम कब थी? मैक्सिमम की बात कर देते हैं तो अमेरिकन डिप्रेशन आने से पहले या अमेरिकन रिसेशन आने से पहले भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो मैक्सिमम थी और 9.6% की ग्रोथ रेट के साथ हमारी जीडीपी बढ़ रही थी। अमेरिकन रिसेशन के टाइम की बात है। लेकिन अमेरिकन रिसेशन आ जाता है तो भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट पर भी इसका प्रभाव देखने को पड़ता है। तो उस समय का अगर टाइम बात करें तो 2007-8 की बात है दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या क्या पूछा है दोस्तों, यहां पर पूछा है, देखिए पूछा है कांस्टेंट प्राइस और विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द जीडीपी ग्रोथ रेट वाज मैक्सिमम ऑन फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइस पर पूछा है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है आज के समय में जो आपने उत्पादन किया, जितनी भी यूनिट का उत्पादन किया है उसको हम बेस ईयर के साथ में कीमत से मल्टीपल करते हैं। जो बेस ईयर में कीमत होती है उससे मल्टीपल करते हैं। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया, अगर सपोज करिए कि ये कोई फैक्ट्री है, एबीसी फैक्ट्री है, उत्पादन की प्रक्रिया यहां पर हुई है तो उत्पादन दरवाजे से बाहर जाने से पहले जो बनके तैयार सामान होता है उसकी कीमत, क्योंकि जैसे ही यह सामान बाहर जाएगा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या होगी? ऐड हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या होगी? ऐड हो जाएगी। मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं कि कीमत जिसमें केवल लेबर का श्रम, मतलब जो पारिश्रमिक वेज दिया जाता है लेबर को, जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं बिल्डिंग पर जो रेंट दिया जाता है, जो किराया दिया जाता है वो, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कैपिटल पर जो रिवार्ड होता है। रिवार्ड का मतलब अब भाई आपने पूंजी लगाई है तो कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए लगाई होगी ना। इसके साथ साथ जो अन्य अंदर उत्पादन में जो भी संसाधन प्रयोग हुए उनकी कीमत का भुगतान करने के बाद, और कच्चा माल, भाई कच्चा माल तो लगेगा ना उत्पादन की प्रक्रिया में। कच्चे माल की कीमत को भुगतान करने के बाद जो मात्र कीमत निकल के आती है, इसमें लाभ भी शामिल होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इस कीमत में लाभ शामिल होता है उद्यमी का, बस इसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी शामिल नहीं होता है। तो पूछा है कि सबसे ज्यादा कब थी, तो हमने आपको बता दी है 2007-8 के टाइम में भारत का एक प्रकार से जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो मैक्सिमम थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा क्या है। 81 नंबर क्या है? अच्छा प्रश्न है। 81 नंबर क्या कह रहे हैं? वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना
की समस्याओं में से एक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है, कह रहे हैं अल्प रोजगार, फिर कह रहे मुद्रास्फीति, फिर क्या कह रहे बचतों का निम्न स्तर, और फिर कह रहे गैर मौद्रिक उपभोग। गैर मौद्रिक उपभोग, गैर मौद्रिक उपभोग का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा उपभोग जिसका पेमेंट ना किया गया हो या जिसकी सर्विस अगर कोई प्रोवाइड की गई हो तो उसको पैसे में मापा ना गया हो। आपको मैंने अभी बताया है, जैसे माताओं के द्वारा दिया अपने बच्चों का जो पालन पोषण किया जाता है, एक को उस प्रकार को आप कह सकते हैं कि गैर मौद्रीकृत उपभोग कहते हैं। जैसे आपके परिजनों के द्वारा जब आप बीमार पड़ते हैं तो जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो सेवा की जाती है, आप उसको गैर मौद्रिक उपभोग के अंतर्गत मानते हैं। तो इसी को भारत में शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। 81 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या सही होगा, वो होगा डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं 82, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। कह रहे मेजर्ड वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमाप। फिर क्या कह रहे हैं खंड लागत पर, कह रहे हैं खंड लागत पर राष्ट्रीय उपज के मूल्य का मूल्यांकन, निर्यात का मूल्य मापन, और क्या कह रहे हैं भिन्न भिन्न है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएनपी, और क्या पूछा है जीएनपी है क्या, दोनों है क्या? सिंपल सी बात है, आपसे सिंपल सी चीज पूछी। मैंने आपको बताया है कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी क्या होता है। अभी क्लास खत्म होने के बाद हम आपको फिर से बता देंगे। ये 3-4 परिभाषाएं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, हम आपको इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर देंगे। तो देखिए एनएनपी और जीएनपी क्या है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में, तो आपको पता है कि ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन है। बस अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है। अब जो जीएनपी होता है, जो भी जीएनपी होता है, अब जीएनपी के बारे में बहुत बार बताया, कम से कम 3 बार तो यही क्लास ही में बता चुके हैं, 2-3 दिन की क्लासेस में। हमने कहा कि अगर भारत के जीएनपी के बारे में बातचीत किया जाए तो भारतीयों के द्वारा उत्पादित किया गया जो वस्तुएं और सेवाएं होंगी, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा, उसको जीएनपी कहा जाता है। कहीं भी किया जाए, विश्व के किसी भी कोने में किया जाए, वो जीएनपी भारत की कैलकुलेट होगी। और जब जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं, मूल्यह्रास को, मशीनों की रिसावट घिसावट को निकाल देते हैं, तो उसे एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर क्या है। क्या कह रहे हैं विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम साइंटिफिकली इन इंडिया, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। हम बता चुके हैं आपको, डीआर गाडगिल साहब नहीं किए, वीके आरवी राव साहब इन्होंने ही किया था, मनमोहन सिंह इन्होंने नहीं, सबसे पहली बातचीत किया है वाई वी रेड्डी साहब, सॉरी वाई वी अलग साहब नहीं किए थे। मतलब सिंपल सी बात है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से जो राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी वैज्ञानिक ढंग से, वो की गई थी वीके आरवी राव के द्वारा। और सबसे पहले किसने की थी पर कैपिटा इनकम की गणना या राष्ट्रीय आय की गणना, तो आप कहेंगे कि भैया दादा भाई नेरोजी साहब ने। किसने की थी? दादा भाई नेरोजी जी ने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले, और इन्होंने की थी 1867-68 के बारे में बातचीत कर रहे हैं हम दोस्तों। 1867-68 के में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पर कैपिटा इनकम के बारे में बातचीत की थी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, देख लीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 84, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्या कह रहे हैं किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किससे? कह रहे जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, और कह रहे राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन सही होगा सी, पर कैपिटा इनकम को हम पाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं और हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूं 1.82 लाख जो है वो करंट टाइम में भारत की पर कैपिटा इनकम है, करंट टाइम में, ठीक है, करंट प्राइसेस पर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है 85 नंबर, क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन का पूछा है 2015 का, भैया बेस ईयर चेंज किया गया था, मेथड चेंज किया गया। बेस ईयर 2011-12 से हटा के क्या कर दिया गया, 2011-12 से हटा के किया गया, आप सॉरी 2004-5 से हटाकर 2011-12 किया गया था, ठीक है। ये बेस ईयर करंट टाइम में है, वर्तमान समय में। और क्या किया गया, पहले जीडीपी पर हम कैलकुलेशन करते थे नेशनल इनकम की, आजकल हम क्या कर रहे हैं, जीवीए पर, ग्रॉस वैल्यू एडिशन पर हम क्या कर रहे हैं, जीवीए पर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब दिए गए ऑप्शंस को देख लीजिए, जो उचित लगे वो सही हो जाएगा। कह रहे हैं आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कह रहे हैं, गणना साधन लागत से बदलकर बाजार कीमतों पर की जाने लगी है। फिर अगला क्या कह रहे हैं, फिर अगला कह रहे हैं गणना चालू कीमतों से बदलकर स्थिर कीमतों पर की गई है। और फिर अगला क्या कह रहे हैं, ऑप्शन कह रहे हैं आधार वर्ष व गणना विधि, आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया। तो ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। देख लीजिए मैंने दोनों चीजें पहले ही आपको बता दिया है। और गणना विधि में ये जो जीवीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, ये सप्लाई साइड को इंडिकेट करता है, सप्लाई साइड को। और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज उस समय 2015-16 में बढ़ा हुआ दिखा था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चुनावी रैलियों में भुनाने का प्रयास किया था। बस यही अंतर था, सप्लाई साइड को और मार्केट प्राइस पर। आप समझिए, मार्केट प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइसेस पर नहीं, मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस का मतलब होता है महंगाई, कीमत स्तर सबको समायोजित कर दिया जाता है, तो बढ़ी हुई चीजें समझ में आती। जैसे कल वाला एग्जांपल दिया था जब मैंने आपको जीडीपी एट, आप कह सकते हैं कि करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस के बारे में कंपेयर करके बताया था कि एक समय 2010 में सपोज करिए 100 यूनिट किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ है और उसकी कीमत उस समय 10 रुपए पर यूनिट थी, तो जीडीपी हमारी निकल के आई थी 1000। और 2020 में सपोज करिए कि 2000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है उसी वस्तु और सेवा का, और कीमत बढ़ के हो गई है 20 रुपए। तो हमने देखा था कि 4 गुना बढ़ के समझ में आ रही थी, लेकिन वास्तविकता में कितना बढ़ी थी, डबल ही बढ़ी थी। याद है कि नहीं, किसी को जिसने कल वाली क्लास देखी होगी उसको पता, समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। वही चीज यहां पर भी समझ में आई, ठीक है, जीवीए का इस्तेमाल किया जा रहा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। 86 नंबर देखिएगा क्या है, कह रहे हैं बहुत बढ़िया आसान सा प्रश्न पूछे हैं, आसान सा प्रश्न पूछे हैं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासवान कम है। ह्रासवान कम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा, क्या कह रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। अब आपको पता है क्या कह रहे हैं, सेवा उद्योग कृषि, फिर कह रहे हैं सेवा कृषि उद्योग, उद्योग सेवा कृषि, और फिर क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्री। यहां पर उद्योग होगा, ये हटा दीजिए, उद्योग कृषि और सेवा। अब आप सोचिए क्या होगा, हम आपको बता चुके हैं, पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है जीवीए में। सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन, लगभग 53.89% आप कह सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, मैंने कहा 25 आप कह सकते हैं 9%, है ना। और फिर मैंने कहा क्या कहा, फिर कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है दोस्तों, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगभग 20.something%, ये कंट्रीब्यूशन है। तो सेट कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया आपका, सेवा उद्योग और कृषि। और उस समय भी जब क्वेश्चन पूछा गया था 2007 में, तो 2007 में भी 86 नंबर का क्वेश्चन था, ऑप्शन सही था ए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजें हो चुकी हैं, ये आपकी स्लाइड जो है वो नेशनल इनकम के संबंध में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, डिस्कशन करा दी है। अब दोस्तों देखिए, अब आप लोग
इस सेशन को जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको कम से कम इस चैप्टर के संबंध में 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों ये 86 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में अलग अलग समय में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। देखिए कुल मिला के जो सार निकल के आता है वो क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए। नेशनल इनकम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अगर हम फोकस करें तो आप देखेंगे पूछा है जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पूछा है जीएनपी के बारे में, पूछा है एनएनपी के बारे में, पूछा है जीएनपी के बारे में, ठीक है, सॉरी यहां पर आप कह सकते हैं कि एनडीपी के बारे में पूछा है, एनडीपी के बारे में पूछा है, एनडीपी के बारे में, और प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी पूछा है, और डिप्रिसिएशन के बारे में, डिप्रिसिएशन के बारे में पूछा है। इसके साथ साथ आप यह भी कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर फैक्टर कॉस्ट के बारे में बातचीत की गई है, फैक्टर कॉस्ट के बारे में बातचीत की गई, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे फैक्टर कॉस्ट के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों। उसके साथ फिर देखिएगा, फिर हमने यहां पर एक कांस्टेंट प्राइस के बारे में बातचीत की, कांस्टेंट प्राइस के बारे में बातचीत की। इसके साथ साथ आप यह भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने, आप कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस के बारे में बातचीत की। कुल मिला के 86 क्वेश्चन में जो घुमाव था मार्केट प्राइस, जो 86 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें कुल मिला के इतनी ही टर्मोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, केवल इतनी टर्मोलॉजी का। अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए है क्या, एक एक चीज समझ लेते हैं। जीडीपी को अगर हमको समझाना हो, आपको किसी को बताना हो तो जीडीपी क्या होती है, आप कहेंगे कि भैया ये सकल घरेलू उत्पाद इसका फुल फॉर्म होता है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है। परिभाषा क्या है, कहेंगे 4 चीजों का इस्तेमाल करना है। कहना एक वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष क्या होता है, भारत के अगर वित्तीय वर्ष की बातचीत करें तो हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर कब तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमाओं के भीतर, बाउंड्रीज के भीतर, देश की सीमाओं के अंदर, सीमाओं के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य के बारे में बातचीत की जाती है। अंतिम मौद्रिक मूल्य के बारे में बातचीत की जा रही है, मौद्रिक मूल्य। अब यहां पर समझिएगा दोस्तों, उत्पादन चाहे सिटीजन्स के द्वारा किया गया हो, नागरिकों के द्वारा किया गया हो, चाहे तो फॉरेनर्स के द्वारा किया गया हो, मतलब उत्पादन चाहे नागरिक करे चाहे विदेशी करे, लेकिन उत्पादन कहां होना चाहिए, देश की सीमा के भीतर। तो जीडीपी को समझाने के लिए बस ये 4 चीजें अगर आप किसी को बता देंगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या होगा, एक देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। बस फार्मूले को अगर हम कहें तो आप यह भी कह सकते हैं कि C + I + G + X - M, ये फार्मूला भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। और यहां पर C कंजम्पशन को दिखाएगा, उपभोग को, I दिखाएगा इन्वेस्टमेंट को दिखाएगा, G दिखाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, सरकारी खर्च को, X दिखाएगा आपके निर्यात को, N दिखाएगा आयात को, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट को देखिए, अब हम बात करते हैं यहीं पर एनडीपी के बारे में। जीडीपी हो चुका, एनडीपी यहां पर नेट लग गया। आप इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद कह सकते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बातचीत करिए। क्या हो सकता है, जो भी आपका जीडीपी था, जो भी आपका जीडीपी था उसमें अगर हम डिप्रिसिएशन या रिसावट घिसावट को हटा दे तो आपका एनडीपी निकल के आ जाता है। और डी जो डिप्रिसिएशन होता है, घिसावट होता है, रिसावट होता है, उसको तय कौन करता है, घिसावट और रिसावट को तय या मूल्य ह्रास भी इसको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, मूल्य ह्रास भी होता है दोस्तों। ये तय कौन करता है, इसको तय किया जाता है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको तय किया जाता है। डी क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर मैंने बात की आपसे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में। इसमें ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष में समस्त भारतीयों के द्वारा, एक वित्तीय वर्ष में समस्त भारतीयों के द्वारा, अब समस्त भारतीयों के द्वारा विश्व में कहीं भी उत्पादन किया गया हो, विश्व में कहीं भी उत्पादन किया गया हो, उत्पादन किया गया हो,
उस उत्पादन को, जो उत्पादन होता है, अंतिम प्रोडक्ट होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम जीएनपी कहते हैं। सिंपल से समझिएगा, बिल्कुल बहुत टफ नहीं है, लेकिन चीजें समझ में नहीं आती है लोगों को। अब कोई भारतीय अमेरिका में उत्पादन करता है, ब्रिटेन में करता है, जापान में करता है, इंग्लैंड में करता है, अमेरिका में करता है, कहीं भी करे, कुल मिला के अगर भारतीय है, नागरिकता भारतीय है, तो उसको हम जीएनपी में शामिल करते हैं, जीएनपी में शामिल करते हैं। तो जीएनपी का यही सिस्टम हो गया। अब जीएनपी से निकल के आएगा आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट का मतलब शुद्ध, मैं पहले भी बता चुका हूं शुद्ध के बारे में, और शुद्ध में मैंने क्या कहा, अब इसमें से जो आपका जीएनपी है उसमें से आप क्या करिए, उसमें से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए, जो भी मूल्य ह्रास हुआ हो वही आपका एनएनपी निकल के आएगा। और कहीं कहीं पर एनएनपी को हमारे देश की नेशनल इनकम के रूप में ट्रीट किया जाता है कि यह भारत की राष्ट्रीय आय है, यही भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय है। जो एनएनपी होता है, एनएनपी जो होता है वो भारत की राष्ट्रीय आय है। और अगर एनएनपी ना हो तो आप इसको भी कह सकते हैं कि यह भी भारत की राष्ट्रीय आय है। ठीक है, ये हो गया। आगे फिर बातचीत करते हैं। देखिए आगे के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, एक और कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। 4 कॉन्सेप्ट हो गए, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ठीक है, अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, 3 चीजें। एक फैक्टर कॉस्ट के बारे में, फैक्टर कॉस्ट के बारे में। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कांस्टेंट प्राइस के बारे में, कांस्टेंट प्राइस के बारे में। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा, तीसरा जो है वो आपको बताऊंगा मार्केट प्राइस के बारे में, बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस के बारे में। ये स्थिर कीमत के बारे में, ये बाजार कीमत के बारे में, ये साधन लागत पर। साधन लागत को बिल्कुल समझिएगा। साधन लागत पर जब हम नेशनल इनकम या जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें केवल उत्पादन की प्रक्रिया में जो खर्चा आता है, उत्पादन की प्रक्रिया में जो खर्च आता है, केवल उसको शामिल किया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में केवल खर्च, इसमें कर को, किसी भी प्रकार के कर को, किसी भी प्रकार की सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें आप कह सकते हैं लैंड को, जमीन को, लेबर को और कैपिटल को जो आप रिवार्ड देते हैं, इसको जो एक प्रकार से जो पेमेंट किया जाता है, बस उसी, और कच्चा माल की जो कीमत होती उसको हम बस शामिल करते हैं। यही हमारा होता है फैक्टर कॉस्ट। दूसरी स्थिति की बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस के बारे में, स्थिर कीमत के बारे में। स्थिर कीमत के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो यहां पर ध्यान देते हैं कि हम चीजों की कीमतों को मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन वगैरह के प्रभाव को एक प्रकार से इग्नोर करते हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? एक हम ऐसे वर्ष को लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस का मतलब समझिएगा, इसमें हम एक आधार वर्ष लेते हैं, आधार वर्ष लेते हैं जिसमें मुद्रास्फीति की दर अच्छी रहती है, मतलब ठीक रहती है, बहुत तेजी से कीमतें नहीं बढ़ती, ना ही बहुत तेजी से कीमतें कम होती हैं, उत्पादन अच्छा होता है, लोग बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के देश में खुशहाली का स्तर रहता है, मानसून अच्छा रहता है, ठंडी ठीक ठाक होती है, जिससे कि उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और इसमें जब हम मापन करते हैं तब कि जीडीपी का कंपेयर किया जाता है आज की जीडीपी के साथ में। और जो हमारा मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस में का मतलब होता है, समझिएगा, मार्केट प्राइस का मतलब होता है इसमें इन्फ्लेशन के प्रभाव को, इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रभाव को, सब्सिडी के प्रभाव को क्या करते हैं, सबको सम्मिलित कर लिया जाता है, सबके प्रभाव को सम्मिलित कर लिया जाता है। बिल्कुल सामान्य सा डिफरेंस है, यहीं पर लोगों को समझना होता है। दो कंपेयर करके मैं बताता हूं, कांस्टेंट प्राइस और मार्केट प्राइस। और मैं जीडीपी का जो एग्जांपल कांस्टेंट प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए कांस्टेंट प्राइस, मार्केट प्राइस सिंपल से समझिएगा। मान के चलिए कि सपोज करिए कि हमने एक बेस ईयर चुना 2011-12 जो है वर्तमान समय में, और इस समय देश की में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ था, मैं अगर जीडीपी की बात करूं, सपोज करिए कि 100 यूनिट वस्तुओं का उत्पादन हुआ था और 1 यूनिट की कीमत थी 10 रुपए, हमारी जीडीपी निकल के आती है 1000 रुपए। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब, या आप इसको कह लीजिएगा, मार्केट प्राइस की जगह हम इसको करंट प्राइसेस से जोड़ते हैं, करंट प्राइसेस, थोड़ा सा समझाने के लिए इसको करंट प्राइस कह देते हैं। करंट प्राइस, करंट प्राइस समझिएगा, चालू कीमतों पर, चालू कीमतों पर, और एक कांस्टेंट प्राइस,
एक स्थिर कीमतों पर, एक चालू कीमतों। जो करंट प्राइस होता है, मान लीजिए कि करंट ईयर अब कौन सा चल रहा है, 2021 22 23 जो भी आपको समझना है, एक एग्जांपल के रूप में देखिए। सपोज करिए कि उस वर्ष जो हम ले रहे हैं, करंट ईयर चल रहा है, उसमें 200 यूनिट वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और वस्तुओं की कीमत बढ़ के 20 रुपए हो गई। वस्तुओं की कीमत बढ़ के क्या हो गई, 20 रुपए। तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, तो हमारी जो जीडीपी आज करंट टाइम में निकल के आई है वो 2 2 जा 4 4000 होगी, 4000। और करंट प्राइस में हम इन्फ्लेशन वगैरह के प्रभाव को, मुद्रास्फीति वगैरह के प्रभाव को ऐड करते, जोड़ देते। तो वास्तविकता में देखिए, कंपेयर करिए दोनों में। अगर हम कहें कि ये 2020 की बात है, जो वर्ष चल रहा है वो 2020 है और 2010 में ये चीजें थी, ठीक है, 2010 में ये चीजें थी, तो हमको देखने में लगेगा कि हमारी इकोनॉमी 4 गुना बड़ी हो गई 10 साल में। यही मोदी जी ने दिखाया था। लेकिन वास्तविकता में देखिए 200 यूनिट का उत्पादन हुआ है, 200 यूनिट का उत्पादन हुआ था और 200 यूनिट का अगर उस समय की कीमत से मल्टीपल करें तो क्या हुआ, 2000, मतलब 2 गुना ही वृद्धि हुई और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई। समझिए, चालू कीमत और स्थिर कीमत, करंट प्राइस और जो कांस्टेंट प्राइस होता है, उसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को एक प्रकार से निग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, मार्केट प्राइस, और हमने फैक्टर कॉस्ट के बारे में बातचीत की। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में डिफरेंस क्या है कि फैक्टर कॉस्ट में आपको इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी के प्रभाव को ऐड नहीं करना है, जबकि मार्केट में जब सामान आएगी तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के प्रभाव को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला देखिए, पर कैपिटा इनकम के बारे में बातचीत हुई। पर कैपिटा इनकम को हम कह सकते हैं, ऐसे प्राप्त करेंगे कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है, जो हमारी नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उसमें से अगर हम नेशनल इनकम को अगर हम क्या करें, अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, किससे, टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाता है। स्वतंत्रता के समय पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 225 रुपए। आज के समय में पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है, 1,28,000 रुपए। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मतलब कई गुना बढ़ गई है पर कैपिटा इनकम। और डेप्रिसिएशन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में जिन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, उन मशीनों में घिसावट होती। अब खेत की जुताई करते समय अगर हल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है ट्रैक्टर की पहिए में घिसावट होती, उसके इंजन में घिसावट होती, उसके हल में घिसावट होती। एक समय के बाद उसको बदलना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा, उसे ही घिसावट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें थी नेशनल इनकम के संबंध में, हमने आपको समझाने का प्रयास किया आसान भाषा में। बुक्स में बहुत टफ भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। आगे इसी तरीके से हमारे साथ जुड़िए सब लोग और क्या करिए, अपनी तैयारी को और इजी करिए और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।